अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेम्स वर्चुअल एकेडमी। हमारा टॉपिक चल रहा था गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट के हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जो भी इसके अंदर टॉपिक्स आ रहे थे काफ़ी हमने कवर किए हैं। आज भी उसी को कंटिन्यू करना है, वही हमारा चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे दी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ये भी एक गवर्नमेंट की ब्रांच होती है, दी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब इसमें क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच कैरीज आउट एंड इन्फोर्सेस द लॉ। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से लोग इसके अंदर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आ जाते हैं? तो सबसे पहले तो इसके अंदर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आ जाता है द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट का हेड है। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाता है इसके अंदर? द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये हेड होता है फेडरल गवर्नमेंट का, हेड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा फिर कैबिनेट आ जाता है इसके अंदर, द कैबिनेट। ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच आपको बता रहा हूं। अब कैबिनेट में कौन है? इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर आ जाता है एंड मिनिस्टर्स आ जाते हैं दूसरे। ठीक है जी। अब मिनिस्टर्स कौन होते हैं? मिनिस्टर्स वो लोग होते हैं जो मेंबर होते हैं, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। मिनिस्टर्स कौन होते हैं? मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली के। अब ये कौन इनको चूज करता है? मिनिस्टर्स आर चोजन बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स को भी चूज करता है, तो ये कैबिनेट भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आ जाती है। इसके अलावा ऑफिसर्स होते हैं सिविल और मिलिट्री के, जिसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग याद कीजिएगा, BUREAUCRACY, क्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं ऑफिसर्स को, दी ऑफिसर्स ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री। ठीक है, इसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ये हो गया आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, ये इधर खत्म हो गए। अब फंक्शंस पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के। फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो है फंक्शन क्या होता है, तो ये फंक्शंस होते हैं इसके। सबसे पहले होती है इसकी सेरेमोनियल ड्यूटीज। ठीक है, अब ये सेरेमोनियल ड्यूटीज होती कौन सी हैं? मिसाल के तौर पे ये होती हैं फॉरेन विजिट्स। अगर भाई किसी और मुल्क जो है हमने विज़िट करना है, हमने नहीं हेड ऑफ स्टेट ने विज़िट करना है, तो ये भी सेरेमोनियल ड्यूटी में आ जाता है। ठीक है, जैसे OIC का इजलास होता है सऊदी अरेबिया के अंदर, तो उसको अटेंड करने के लिए भी जो जाता है हेड ऑफ स्टेट जाता है।
ठीक है, तो ये सेरेमोनियल ड्यूटी हो गई। इसके अलावा आपका जो है ट्रीटी कोई भी साइन करना, साइनिंग ऑफ ट्रीटीज, साइनिंग ऑफ ट्रीटीज। अभी ताज़ा जो है यूएई के साथ पाकिस्तान की ट्रीटी साइन हुई है कि इतने अरब डॉलर की जो है बिजनेस होगा पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी ओकेजन्स हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर ही जिसको जो है अटेंड करना होता है, जैसे 14 अगस्त हो गया, तो ये सारी ड्यूटीज़ ये परफॉर्म कौन करता है? परफॉर्म्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, मैंने आपको 2-3 दफ़ा बताया कि प्रेसिडेंट जो होता है वो सेरेमोनियल हेड भी होता है। ठीक है, तो सेरेमोनियल हेड ही वही सेरेमोनियल ड्यूटीज़ अटेंड करता है ना। दूसरा काम फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाता है। दूसरा काम जो होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पॉलिसीज़। अब इसमें बताया जाता है कि द एग्जीक्यूटिव इज एक्सपेक्टेड टू गवर्न बाय डेवलपिंग इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज इंक्लूडिंग एजुकेशन पॉलिसीज फॉर द कंट्री एंड मेंटेन इट्स रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव इज सपोज्ड to develop इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज। इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक लफ्ज़ से ही पता चलता है कि ऐसी पॉलिसी जिसमें कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो, कंट्री के अंदर जो पैसे हैं उनकी वैल्यू, रुपए की वैल्यू बढ़े। ठीक है, एंड सोशल पॉलिसीज। ठीक है जी। अब इनको डेवलप करना, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज़ को डेवलप करना भी किसका काम है? एग्जीक्यूटिव हेड का काम है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर पॉलिसीज़ कौन कौन सी आ जाती हैं? मिसाल के तौर पे जो है फॉरेन पॉलिसी आ गई, दूसरे मुल्कों के साथ भाई कौन सी पॉलिसी रखनी है, इंडिया के साथ कौन सी पॉलिसी रखनी है, फ्रेंडशिप वाली पॉलिसी रखनी है या हार्श पॉलिसी रखनी है, ईरान के साथ कौन सी रखनी है, अफ़गान के साथ कौन सी रखनी है। ठीक है जी। सच एज फॉरेन पॉलिसी, सुना होगा आपने फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी यही होती है कि भाई कौन से मुल्क के साथ कैसे रिलेशन हमने रखने हैं। ठीक है। इसके अलावा जो फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में आ जाता है रन द गवर्नमेंट। The executive is responsible for running the government. The ministers are responsible for ministries and their work is supported by the civil servants. ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है, इज रिस्पॉन्सिबल। पूछ सकते ना भाई कि गवर्नमेंट को चलाने का रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो एग्जीक्यूटिव होता है, फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। इसके अलावा इसका क्या काम होता है? क्राइसिस मैनेजमेंट। हाँ, क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी आपको बताऊं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड हैंडल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। रूल ऑफ लॉ जो है देना होता है, कानून की बालादस्ती। ठीक है, यानी कानून सबके लिए एक होना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव का काम होता है
कि वो हैंडल करे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस को। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक भी बहुत ज़्यादा है, दोनों ही बहुत ज़्यादा है। अब दोनों ही बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव फेल हो चुकी है इनको मैनेज करने में। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस से महंगाई बढ़ती है और पॉलिटिकल क्राइसिस से मुल्क के हालात ख़राब होते हैं। उसके बाद है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ठीक है, ये भी एक की फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव का कि भाई क्विक और डिसिसिव एक्शन ले मैनेजमेंट में जब भी कोई डिज़ास्टर आ जाए। ठीक है जी, क्या होता है ये की फंक्शन है, अ की फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये की फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, टू टेक इज टू टेक decisive action, quick and decisive action कि भाई ऐसा एक्शन ले जिसमें फैसला कर ले कि भाई अब ये डिज़ास्टर आ चुका है, अब हमें इसमें ये करना है। अब डिज़ास्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज अब भाई अर्थक्वेक आ गया, पूरे मुल्क में अर्थक्वेक्स चल रहे हैं, क्या करना चाहिए ऐसे हालात में, ये एग्जीक्यूटिव फैसला करता है। लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, क्या करना चाहिए। ठीक है, फ्लड्स आ गए या फिर कैद सारी हो गई, फेमाइन आ गया, ये सारे डिज़ास्टर हैं। ठीक है, इन सारे डिज़ास्टर्स को भी मैनेज करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो यहाँ से ये सारे काम एग्जीक्यूटिव के मैंने आपको बता दिए। अब आगे पढ़ते हैं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है। जी, तो अब है हमारे पास सिविल ब्यूरोक्रेसी। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी में होते कौन से लोग हैं, ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो इसके मेंबर्स होते हैं ना, द मेंबर्स ऑफ सिविल ब्यूरोक्रेसी ऑफ द सिविल ब्यूरोक्रेसी आर नॉट इलेक्टेड, यानी इलेक्शन में इनको नहीं चूज़ किया जाता कि भाई हम सिविल ब्यूरोक्रेसी को इलेक्शन में चूज़ करें, नहीं। दे आर एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी ये गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकर ही होते हैं जो सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं। ठीक है जी, अब इसका काम क्या होता है। सिविल ब्यूरोक्रेसी इज ऑर्गेनाइज्ड इन मिनिस्ट्रीज ईच चार्ज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इनको मिनिस्ट्रीज के अंदर जॉब दी जाती है। ठीक है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर सिविल ब्यूरोक्रेट की। मिसाल के तौर पे अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, तो उसके जो मेंबर्स होंगे ये सिविल ब्यूरोक्रेट्स, वो क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च करेंगे और लिखेंगे डिटेल्स के न्यू लॉज क्या होने चाहिए, टैक्स कलेक्ट करेंगे और थाउजेंड्स ऑफ जो है दूसरी
जॉब्स होती हैं जो इनको करनी होती हैं, ताकि जो गवर्नमेंट है वो इफ़ेक्टिवली रन हो सके। ठीक है जी, अब मैं एक एक करके आपको इसके फंक्शंस बताता हूँ सिविल ब्यूरोक्रेसी के। फंक्शंस ऑफ सिविल ब्यूरोक्रेसी। तो पहला फंक्शन जो है इसका वो है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, द कोर फंक्शन ऑफ द सिविल ब्यूरोक्रेसी इज इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी दे दी कि भाई मास्क पहनना है, अब उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? मिनिस्टर्स तो आके नहीं कराएंगे, एमपी एमएनएस तो आके नहीं कराएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका है? सिविल ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है जी, द कोर फंक्शन ऑफ, अब मैं सिविल ब्यूरोक्रेसी को सीबी लिखता हूँ, ठीक है, समझ जाएगा, इज टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद है ऑफर पॉलिसी एडवाइस। ऑफर पॉलिसी एडवाइस। अब इसके अंदर क्या जाता है? सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं पॉलिटिशियंस को। ठीक है, सिविल ब्यूरोक्रेसी में एडवाइस पॉलिटिशियंस, यानी पॉलिटिशियंस इनसे एडवाइस लेते हैं टू कंट्रोल द कंट्री, टू मेक न्यू लॉज। तो अलग अलग किस्म की एडवाइस जो है वो ये देते हैं कि भाई ऐसी पॉलिसी बना दी जाए तो फिर फ्लो ऑफ कंट्री सही तरीके से चलेगा। ठीक है, इसके अलावा है आर्टिक्यूलेट इंटरेस्ट्स। आर्टिक्यूलेट इंटरेस्ट्स, इसका मतलब ये है कि भाई वाजे करना कि क्या इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के। द सिविल ब्यूरोक्रेसी हैज़ टू वर्क विथ इंटरेस्ट ग्रुप्स एज दे फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी। ठीक है, अब ये सिविल ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? ये काम करती है, हैज़ टू वर्क विथ इंटरेस्ट ग्रुप्स, विथ कुछ ग्रुप्स होते हैं जो बताते हैं, वाजे करते हैं कि भाई क्या इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के, ठीक है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। तो ये सिविल ब्यूरोक्रेसी उनकी भी मदद करती है। आखिरी काम है इनका मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, फंक्शन क्या है सिविल ब्यूरोक्रेसी का इसके अंदर? इज टू प्रोवाइड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम्स। सिविल ब्यूरोक्रेसी is to provide, has to provide political stability यानी सियासी इस्तेकाम जो है इनको प्रोवाइड करना होता है सिविल ब्यूरोक्रेसी को, एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम्स। अनलाइक मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट दैट कम एंड गो, प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट्स होल्ड देयर पोजीशंस परमानेंटली। अब जो प्रोफेशनल सर्वेंट्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो हमेशा रहते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर होते हैं वो 5 साल के लिए आते हैं, फिर दूसरे 5 साल के लिए दूसरे मिनिस्टर्स आते हैं। ये जो हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये हमेशा रहते हैं जब तक रिटायर ना हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, ये परमानेंट होते हैं।
परमानेंट प्रोफेशनल सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है। ये परमानेंट प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि अपने रिटायरमेंट तक मुल्क की खिदमत करते हैं, ये सिविल सर्वेंट्स, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। अब सिविल ब्यूरोक्रेट्स के अलावा मैंने आपको बताया था मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी होती है। ठीक है, जैसे सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है ऐसे ही मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी होती है, और इनका दूसरा नाम होता है आर्म्ड फोर्सेस। अदर नेम फॉर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इज आर्म्ड फोर्सेस। इसका दूसरा नाम है आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। अब आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? आर्मी नेवी और इसके अलावा एयरफोर्स। ये तीनों जो है, ये भी आपने देखा होगा कि ये भर्तियां होती हैं, इनकी ये जॉब्स दी जाती हैं, तो ये भी इलेक्शन के थ्रू चूज नहीं किए जाते। ये भी जो है एक जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। इसको कहते हैं मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। और ये वो लोग होते हैं जो ओनली वन होते हैं हु आर अलाउड टू यूज डेडली फोर्स एंड वेपन्स, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो इनको ही सिर्फ इजाज़त होती है, ओनली वंस who are allowed to use deadly force and deadly weapons। ये डेडली फोर्स और डेडली वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? टू प्रोटेक्ट द स्टेट। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इनको ये इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इनका मेन जॉब क्या है? द मेन जॉब ऑफ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इज, अब क्या काम है इनका? टू डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। ये फिर मैं आपको समझाता हूँ एक्सटर्नल एग्रेशन क्या होता है। और थ्रेट ऑफ वार and as per law act in the civil power when called it to so, and as per law act in the civil power when called to so। अब देखें मेन काम क्या है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, कि वो पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं, किससे? अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। बाहर से कोई अगर एग्रेशन होती है, कोई गंदी नज़र से देखता है मुल्क पाकिस्तान को या फिर जंग की धमकी देता है, तो उसको डिफेंड करना इनका काम होता है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, ठीक है। और कानून के मुताबिक जब इनको बुलाया जाता है कि भाई आप सिविल पावर दिखाओ, यानी कि आप अर्थक्वेक से हमें बचाओ, सैलाब से हमें बचाओ, या फिर जो है आप आके हुकूमत में ही काम करें अकॉर्डिंग टू द लॉ, तब भी ये लोग आ जाते हैं, ठीक है जी। और कभी भी मुश्किल वक्त आ जाता है अगर मुल्क पे, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया
या फिर मैन मेड डिज़ास्टर आ गया तो उसमें भी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? जब भी नेचुरल या फिर मैन मेड डिज़ास्टर आ जाए तब भी जो है मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को बुलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है जब भी मुश्किल आ जाती है लोगों पे सपोर्ट करना होता है मिलिट्री ने, तो वो फिर अपने ट्रक्स, ड्राइवर्स, कुक्स एंड फूड, ये सारी चीज़ें ये आर्मी लेके आती है और अपने लोगों की मदद करती है। ट्रक्स भर भर के फूड के लेके आते हैं। वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं वो लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस को और चेन ऑफ कमांड को चलाने में भी ये हमारा बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं। ठीक है। और इनका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो मैं आपको बता दूं कि इन पाकिस्तान एंड द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ कंट्रोल एंड कमांड ओवर द आर्म्ड फोर्सेस एंड द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट is the supreme commander of the armed forces। ठीक है जी। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। बाकी फौज का बड़ा जो कहा जाता है वो कहा जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है। अब इसके बाद हम जो है जुडिशल ब्रांच पढ़ेंगे और फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट में आपको एक ग्राफ बना के बता देता हूँ ताकि आपको एक चीज़ याद रहे। अब द एग्जीक्यूटिव हम पढ़ रहे थे ना, द एग्जीक्यूटिव। अब उसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन से लोग आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं विद दिस ग्राफ। अब इस तरफ जो मैं लिखूंगा वो आ जाएंगे प्रोविंशियल में। ठीक है। ये लोग प्रोविंशियल में आते हैं। ठीक है। और इस तरफ जो मैं लिखूंगा वो आ जाएंगे फेडरल में। ठीक है। अब ये सारे हमारे कौन है? प्रोविंशियल। और इधर वाले हमारे कौन है? ये हैं फेडरल के लोग। अब प्रोविंशियल में कौन कौन से आ जाते हैं? गवर्नर, ठीक है, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर, सीएम, और फिर प्रोविंशियल कैबिनेट। ठीक है। और फिर हमारे फेडरल में कौन कौन से एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं? फेडरल का आ जाता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और फिर फेडरल कैबिनेट। अब कैबिनेट आपको बताया कि मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। और फिर लास्टली इसको जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले तो इधर एक बीच में एक चीज़ आएगी और फिर ये इधर होती है सिविल ब्यूरोक्रेसी। क्या? सिविल
ब्यूरोक्रेसी। अब सिविल ब्यूरोक्रेसी में प्रोविंशियल की साइड आ जाता है हमारा चीफ सेक्रेटरी, और सिविल ब्यूरोक्रेसी में फेडरल की तरफ हमारा आ जाता है फेडरल सेक्रेटरीज। ठीक है, तो ये ग्राफ मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं, ये आपको हेल्प करेगा कि एग्जीक्यूटिव को समझने में। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड।